वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर सियासी इंतजामी और सिक्योरिटी हलचल का मरकज़ बन चुका है। एक तरफ रुकनी नई काबीना की 13 रुकनी काबीना जो है वो तश्कील हो चुकी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की समरी पर दस्तखत कर दिए और आज तकरीबन दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस में ये नई काबीना ने हल्फ उठा लिया है। नई टीम में 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मावन खुसूसी शामिल हैं। मुज़म्मिल असलम, ताज मोहम्मद तरंद और शफीउल्लाह जां वज़ीर आला के करीबी हल्कों में समझे जा रहे हैं, जबकि अरशद अयूब, खलीकुर रहमान, फैसल तुर्की, मीना खान, फजल शकूर और फ़खर जहां जैसे चेहरे इस नई काबीना का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आला अमीन अली गंडापुर का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके दौर में फ़ौज, पुलिस और अवाम की मुश्तरका हिकमत अमली के नतीजे में दहशतगर्द ग्रुप्स को बड़े पैमाने पर कमज़ोर किया गया। गंडापुर का कहना है कि उनके दौर में जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान, बाजौड़ और तेरा समेत ज़्यादातर इलाके दहशतगर्दों से पाक किए गए थे, लेकिन अब सिक्योरिटी हालात दोबारा ख़राब हो रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि मेरे दौर में अवाम ने फ़ौज की हिमायत शुरू की और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बना। और कुरम जैसे हसास इलाके में उनके मुताबिक मेरे हुकूमत के आखिरी 7 माह में एक गोली तक नहीं चली। ताहम इसी पस मंज़र में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि अब न्याजी लॉ नहीं चलेगा। ये लोग एक शख्स की खातिर पाकिस्तान की बका को खतरे में डाल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात को मुल्क की सलामती के मुनाफी करार देते हुए कहा कि अगर सूबा किसी एक शख्स की हिदायत पर चलाया जा रहा है तो ये अब नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान दुश्मनी है। अब सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत किस सिमत जा रही है? गंडापुर के दावे हकीकत या सियासी दिफा और विफाक और सूबे के दरमियान बढ़ती हुई लफ्जी जंग, क्या ये मुल्क के हसास इलाकों में अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन सकती है? इसी तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ सब मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और जो कि सूबाई वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं, कामरान बंगश साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कामरान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नई काबीना का जो क़याम है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई एक मजबूत टीम है या महज ये एक सियासी एडजस्टमेंट हुई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखें, कोई भी हुकूमत आती है, जैसे 13 से 18 तक या फिर 18 से 23 तक, और अभी जो हमारी हुकूमत है, या इवन जो केयरटेकर से जो निगरान हुकूमत थी, जो के बज़ाहिर तो अनबाइस्ड थे, लेकिन हकीकत यही है कि वो उनकी सियासी वाबस्तगियाँ थी हर एक सियासी जुमात से। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी 1 साल के अंदर अंदर तब्दीलियाँ हुई। कुछ लोग निकाले गए, कुछ लोग नए लाए गए। तो जैसे ही अली अमीन गंडापुर की हुकूमत उन्होंने इस्तीफा दिया तो आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर एक हुकूमत भी मुअत्तल हो गई। तो सुहेल आफरीदी के इंतखाब के बाद हुकूमत का मतलब आपको पता है कि मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस के बाद वज़ीर आला और उसकी काबीना है। तो आज जो है सुहेल आफरीदी साहब ने कल रात को काफी देर के बाद जो है वो काफी देर से उन्होंने काबीना का ऐलान किया और उन्होंने अपनी टीम सामने वो लेकर आए, जिसमें आपने बिल्कुल बजा फरमाया, यंग लोगों की टीम है, डायनामिक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। तो आए हैं उनके साथ, सारी टीम जो है क्लीन लोग हैं, क्लीन पास्ट रखने वाले लोग हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस, खान साहब की रिहाई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छा होल्ड रखने वाली टीम। अच्छा कामरान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब का कहना है कि उनके दौर में जो है दहशतगर्दी पर काबू पाया गया था, लेकिन अब हालात जो है वो फिर ख़राब हो रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी महाज पर नाकाम हो रही है? उनका इशारा क्या इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के ऊपर है? देखें, मैं बड़ा केयरफुली बात करूंगा, क्योंकि पार्टी के अंदर के मामलात जो है यूजुअली इस तरह के मामलात, क्योंकि अली अमीन गंडापुर भी खान साहब की टीम, खान साहब की पार्टी, खान साहब के वोट की वजह से वज़ीर आला बने थे या MPA बने हैं, उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर भी, और हम सब जिन लोगों ने जितना भी वोट लिया है वो खान साहब की वजह से लिया है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की स्टेटमेंट्स देना जो है वो काफी कबल अज़ वक्त है। जैसे मैंने आपको बताया और आपने भी बताया कि आज ही 3 बजे जो है वो हुकूमत बनी है,
बिल्कुल। यानी जो आईनी तौर पर हुकूमत फंक्शनल हुई है वो आज के दिन हुई है। तो 15-16 दिन में वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देना मुनासिब नहीं है। अगर हमने कंपैरिजन करना है, ये तो तकाबली बात हुई ना, अगर हमने कंपैरिजन करनी है तो हम लॉ एंड ऑर्डर को या अमन की सिचुएशन को सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। ठीक। नेशनल हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी है, तो अगर हमने कंपैरिजन करना है तो वो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट और उसके साथ खान साहब की हुकूमत की कंपैरिजन हमें करनी है कि आप देख लें उस वक्त ना कोई ड्रोन हमला हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा बेहतर थी, बॉर्डर के हालात आपके बहुत ज्यादा, हम कारोबार की तरफ जा रहे थे अफगानिस्तान के साथ, वहां पे तिजारती मंडियां लगाने जा रहे थे, सारे बॉर्डर्स हमारे सेफ हो गए थे, वो बाढ़ है वो बड़ा फंक्शनल हो गया था, दीगर जो इंसर्जेंट्स की मूवमेंट है वो खत्म हो गई थी। तो अगर हमें कंपैरिजन करनी है तो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट की और उस वक्त जो कि पूरे पाकिस्तानी कौम को पता है कि खान साहब एक तो वो कबायली अजला के मामलात को बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं, एक अफगानिस्तान के साथ उन्होंने बावजूद ये कि उस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत, उसके बावजूद क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान समझे जाते थे, बिल्कुल, उसके बावजूद अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात मिसाली थे। खान साहब गए अफगानिस्तान, अशरफ गनी साहब पाकिस्तान आए और हमारी एक रेगुलर उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहती थी, तिजारत बढ़ गई थी उस वक्त। और मुझे याद है क्योंकि मैं उस सेटअप में था, तो 24 घंटे जो है वो तोरखम बॉर्डर और दीगर बॉर्डर्स खोलने के हवाले से बहुत ज्यादा एफर्ट्स हुई और उसमें काफी कामयाबी हुई। अनफॉर्चुनेटली जब एक मिस एडवेंचर हुआ 9 अप्रैल 2022 को, जिसका खुमियाजा अभी तक कौम भुगत रही है, उसकी वजह से हमारे बॉर्डर्स पे जो है वो आपके सामने सारे हालात, कारोबार, तिजारत खराब हो गई है। अफगानिस्तान जिनको 40 साल तक हमने अपने घर में पनाह दी, कभी हमें कहा जाता था कि मुहाजिरीन और अंसार वाला है, यानी उनको हमने गले से लगाया। सर वो कमान साहब कतई कलामी की माजरत, लेकिन अफगानिस्तान का तो हिसाब ये है कि अफगानिस्तान की, जैसे कि कल भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि अफगानिस्तान की तो मिट्टी में ही वफा शामिल नहीं है। वो एहसान जो उनके ऊपर जो एहसान करते हैं वो एहसान फरामोश कौम है, मैं ये समझती हूँ। लेकिन जो वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज कुछ कहा है वो मैं आपको बता दी दूँ। उन्होंने कहा है कि न्याजी लॉ नहीं चलेगा और वो वज़ीर आला के बयानात को मुल्की सलामती के खिलाफ करार दे रहे हैं। क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो किसी न्याजी लॉ के तहत चल रही है? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बात जो मैं जरा वजाहत करना चाहता हूँ, देखें आपका एक ओपिनियन है अफगानियों के हवाले से, लेकिन अफगानी कौम जो है वो हमने 40 साल रखे हुए अपने पास इधर। बिल्कुल, हमने, हमारे मुल्क ने उनको होस्ट किया, हालांकि उनका अब पर्सपेक्टिव बदला हुआ है। वो कह रहे थे कि हमें हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो उस बहस में नहीं जाते, लेकिन स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना एक आपके बॉर्डरिंग कंट्री के साथ लोगों के, और एक ऐसा नैरेटिव बनाना कि वो हमारे दुश्मन है या वो गद्दार है या वो बेवफा है, मेरे ख्याल से इस तरह के बयानात जो है वो ना डिप्लोमेटिक है, ना किसी सूरत जो है उन लोगों के लिए, ना किसी सूरत शरीयत। लेकिन कमरान साहब नहीं, तो आप ये देखें ना, आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। आपकी बात मैंने सुन ली, देखें सना मेरी जी जी जी, जरा सुनने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना। आपकी बात मैंने सुन ली, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी बॉर्डर्स हैं, हमने देखे एक बॉर्डर पे हमने इंडिया के साथ हमारे हालात मुनासिब नहीं है, वो 1947 से ऐसे ही आ रहे हैं, वो हमारा हरीफ मुल्क है, हम समझते हैं कि वो हमारे मुखालिफ हैं और है भी, ये एक हकीकत भी है। दूसरा बॉर्डर आपका अफगानिस्तान का है, वहां पे हम ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चेंज होता रहता है, ठीक है। किसी जमाने में बल्कि ये तो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट्स को पालता रहा है, तो ये सारी चीजें जो है ये वक्ती तौर पर हमारी पोजीशन को बड़ा वीकन कर देती है। हमें डिप्लोमेटिक, यानी अगर किसी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात हैं तो उसको एक बड़े फोरम के ऊपर, जैसे आज वो सीज फायर का मुआहदा हुआ है, हम वेलकम करते हैं। हमारा अफगानिस्तान के साथ बिजनेस है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, देखें सबसे पहले तो ये जो गद्दारी के, ये जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं, और इससे पहले हमने देखा कि फितवा फैक्ट्री एक खुली थी,
किसी के ऊपर भी गैर इस्लामी होने का फितवा लगाना, शरीयत से रूगर्दानी का फितवा लगाना, और अब ये जो प्ले बुक है ये अब आ गई है गद्दारी के फितवे लगाने के ऊपर, ठीक है, या हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट, ये ठेकेदार बने हुए हैं ना। लेकिन कामरान साहब, सबसे आप पहली बात तो जी जी, लेकिन ये जो इन्होंने जो आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि न्याजी लॉ नहीं चलेगा, तो आप इनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? तो ये तो पॉलिटिकल बयान है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में शरीफ लॉ चले, पाकिस्तान में जरदारी लॉ चले। हम ये समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पाकिस्तान में एक आईनी निजाम चले, रूल ऑफ लॉ चले। अब रूल ऑफ लॉ को ये लोग समझते हैं कि ये नियाजी लॉ है, तो अगर रूल ऑफ लॉ को वो नियाजी लॉ समझते हैं तो मेरे ख्याल से ये तो ठीक है, क्योंकि नियाजी साहब जो है, इमरान अहमद खान नियाजी, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस नापामाल हो, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक बरकरार रहे, आईन की बालादस्ती रहे, अदालतें आजाद रहे, सहाफियों को बोलने की इजाजत हो, आम आवाम को बोलने की इजाजत हो, लोगों को रोजगार की आजादी हो, लोगों को बोलने की आजादी हो, और सबसे ज्यादा जो है वो, और यही सारी चीजें जो है वो रूल ऑफ लॉ के जुमरे में आती है। किसी को उनके नजरिए की वजह से, इख्तिलाफ राय की वजह से उनके ऊपर फितवे ना लगाए जाए, उनको गद्दार वतन ना डिक्लेयर किया जाए। अगर वो ये समझते हैं कि ये सारी चीजें नियाजी लॉ में आती है, तो हम सब ये समझते हैं कि मुल्क में नियाजी लॉ होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ की जंग है हमारी। इस वक्त आप देख लें कि हर एक तबका फिक्र, आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती है, आप जर्नलिस्ट के हालात देख लें, जो आजादी इजहार राय की हमारी पूरी ग्लोबल रैंकिंग में हम किस पोजीशन पे हैं, जुडिशरी में हमारी क्या पोजीशन है, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें जो है हम तो इसके खिलाफ हैं। अगर वो ये समझता है कि ये फाइट या जो ये जदोजहद हम कर रहे हैं ये नियाजी लॉ आता है, तो हम बिल्कुल इस बात पे एग्री करते हैं उनके साथ, और नियाजी लॉ होना चाहिए। हम उसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, ये उनको नियाजी लॉ कहते हैं। अगर ये जो शरीफ लॉ और जरदारी लॉ लेकर आना चाहते हैं तो वो हमें काबिल कबूल। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, ये बताइए कि क्या पीटीआई की क़यादत जो है वो अब भी सूबे के अंदरूनी मामलात पर असरअंदाज हो रही है, या सुहेल आफरीदी हुकूमत खुद मुख्तार फैसले कर रही है? क्या मतलब आपकी पीटीआई क़यादत के बारे में? नहीं, मतलब कि आपको क्या लग रहा है कि जो अंदरूनी मामलात हैं वो उस पर असरअंदाज हो रहे हैं, या जो है जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो खुद मुख्तारी के साथ फैसले ले रहे हैं? अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि खान साहब का इन्फ्लुएंस या खान साहब का जो है वो सुहेल आफरीदी को कोई हिदायत आती हैं, या तो वो तो होनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा पूरे पाकिस्तान में 2/3 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट लिए, और वो सिर्फ इमरान खान साहब के नजरिए, उनकी जद्दोजहद की वजह से लिए। कोई एक आप मुझे बताएं, बड़े बड़े 30 मार खान खुद को कहते थे, वो उनकी जमानतें जब्त हो गई हैं, तो खान साहब की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, और खान साहब की डायरेक्शंस पे चलनी चाहिए। अगर वो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत थी या वो अभी सुहेल आफरीदी की है, अपने डिसीजंस में जो गवर्नेंस के हवाले से हैं या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हैं, उसमें खान साहब ने वाज़े तौर पर बारहा कहा है, अडियाला जेल से उन्होंने कहा है कि सुहेल आफरीदी को मुकम्मल तौर पर इख्तियार है कि वो अपनी टीम बनाए, सूबे के हालात को वो खुद देख लें और सूबे की हालात की बेहतरी के लिए इक़दामात करें, और उन्होंने पूरा इख्तियार दिया हुआ है। और इंशाअल्लाह सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कौम की दुआएं कि जो ये नौजवानों के ऊपर एक कबायली रहनुमा, यंग लीडर जो है वो हमारा उभर रहा है, वो कामयाब हो और खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की राह पर चलता जाए, जो खान साहब चाहते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा ने कभी भी 2 दफा भी कंसेक्टिव किसी को वोट नहीं किया। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी दफा, हर दफा से ज्यादा हमारे वोट्स आते हैं, हर दफा से ज्यादा सपोर्ट आती है। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हमारी पॉलिसी से मुतमईन है, और इंशाल्लाह उसकी कंटिन्यूएशन में सुहेल आफरीदी अच्छा डिलीवर करें। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, क्या आप समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ का ये बयानिया कि ये लोग एक शख्स के लिए मुल्क को ख़तरे में डाल रहे हैं, तो एक ये सियासी इल्ज़ाम है या ये विफाक और सूबे में तसादुम का आगाज़ है? क्या समझते हैं आप? नहीं, अभी तो जो वफाकी हुकूमत है उसकी तो क्रेडिबिलिटी आप देख लें कि वो तो एक फॉर्म 47 की बैसाखियों पर कड़ी हुकूमत है। किसी भी वक्त आप देख लें नवाज शरीफ साहब
हारे हुए हैं, मरियम नवाज भी हारी हुई है, शहबाज शरीफ साहब उनके अपने फॉर्म 45 लेकर आए तो आपको पता चल जाएगा। ये सारी जो मौजूदा कैबिनेट है, और ये खुद भी ये एडमिट करते हैं निजी महफिलों में, तो जो असल में मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती की जंग है कि लोगों के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोगों के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ हो, आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद ये फर्द वाहिद की नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है जो 1996 से खान साहब ने शुरू की थी और उन्होंने एक एजुकेट किया पूरी कौम को, शऊर लेकर आया। और आज भी आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान में खान साहब सबसे मकबूल लीडर हैं और वो इसी वजह से कि वो उसूलों पर कारबंद है। अब जो ख्वाजा आसिफ ने बात की है, तो ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह की स्टेटमेंट्स वो देते होते हैं। ग्लोबल फोरम्स पे भी रिसेंटली उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए थे जिसकी वजह से पूरी कौम को अजीमत उठानी पड़ी। बहरहाल हमें किसी के सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है कि कौन मुहिब्बे वतन है, कौन मुहिब्बे वतन नहीं है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जद्दोजहद है वो हम समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है और हम इस मुल्क की भलाई के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी खवातीन, हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, हमारी क़यादत जो तकलीफें बर्दाश्त कर रही है वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए और वो हमारी जारी रहेगी। कमरान साहब, अब केपीके की जो सियासत है इसमें जो ग्रुप बंदियां हैं, क्योंकि देखिए ये तो ज़बान ज़द आम है कि एक ग्रुप अली अमीन गंडापुर का है, शेख वक़ास अकरम है और उसमें दीगर लोग भी हैं, फिर एक तैमूर सलीम झगड़ा है, जुनैद अकबर हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं। तो सर ज़रा आपस की बात है, वैसे भी कहा जाता है कि मीडिया और सियासतदानों का तो चोली दामन का साथ है, तो सर बताएं आप किस ग्रुप का हिस्सा हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ग्रुप तो सिर्फ एक ही है और वो इमरान खान का ग्रुप है। सर अंदर की बात बता दें। है वो इश्यूज मैं बताता हूँ, आपको ही मैं बताऊंगा कि दीगर जो इश्यूज हैं वो इख्तिलाफ राय है इश्यूज के ऊपर। बाकी ग्रुप तो एक ही है। आप देख लें, खान साहब ने फैसला किया, आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया और फिर 91-92 मेंबरान ने सुहेल आफरीदी को वोट कर दिया। तो ग्रुपिंग का तो इसमें कोई आपको सामने नहीं आया। पार्टी की पॉलिसी के ऊपर, पार्टी के इश्यूज के ऊपर, पार्टी के तंजीम के ऊपर इख्तिलाफ राय जरूर रहता है और वो होना भी चाहिए। वो जमहूरियत का हुस्न है। मेरी अपनी राय हो सकती है, आपकी अपनी राय हो सकती है, किसी और की अपनी हो सकती है, लेकिन उसको मेरे ख्याल से हाँ जी, ग्रुपिंग का तासुर नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक, यानी आप अंदर की बात नहीं बता रहे। खैर सर आगे बढ़ते हैं। सुहेल आफरीदी की जो मुलाकात हुई है कोर कमांडर से, सर ये वही सुहेल आफरीदी हैं जिनके मुंतखब होने से 2 दिन पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा कोई शख्स हमें एक्सेप्टेबल नहीं है जो रियासत के खिलाफ या तालिबान का हामी हो। इस तरह की बात भी उन्होंने की थी, जो रियासत के खिलाफ बात करें या फिर जो हमारी पॉलिसी के खिलाफ बात करें। लेकिन अब क्या ऐसा अचानक हुआ, कौन सा ऐसा जादू का चिराग जो है वो रगड़ा गया कि कोर कमांडर जो हैं उनके पास मुलाकात के लिए आते हैं? तो क्या सुहेल आफरीदी ने अपनी लाइन को ज़रा चेंज किया है? इधर उधर क्या है सर? क्या इसमें बानी PTI की भी कोई मर्जी शामिल है कि कोर कमांडर खुद उन्हें मुबारकबाद देने आए? देखिए, एक तो जो आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, उसके जवाब में हमने तफसीली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और हमने उसमें जो सारी एलिगेशंस थी, सुहेल आफरीदी कोई कल परसों तो MPA नहीं बना, ठीक है। सुहेल आफरीदी जो है कोई कल परसों तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता नहीं है। वो उनकी तो 15 साल से ज्यादा की जद्दोजहद है इमरान खान साहब के साथ। ISF स्टूडेंट फेडरेशन से वो तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है। तो रातों रात जो है वो, जैसे मैंने कहा कि हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स बांटे गए और कहा गया कि जी ये तो एंटी स्टेट है। सुहेल आफरीदी या जितने भी कबायली लोग हैं हमारे, उन्होंने वाजे भी किया है कि 1947 में रेफरेंडम के थ्रू कबायली अजला ने फैसला किया था। खैबर पख्तूनख्वा ने भी रेफरेंडम के थ्रू फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे और हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं। गिले जरूर होंगे लेकिन हम सबसे पहले प्राउड पाकिस्तानी से। तो ये जो बाद में आपको अजीमत उठानी पड़ती है, इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो मुनासिब नहीं है। जो सरकारी मुलाजिमीन है, वो ख्वाह किसी इदारे के मुलाजिम हो, वो मुंतखब नुमाइंदगान के हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट्स बड़ा केयरफुली देनी चाहिए।
उस पर हमने अपना एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ दिया था, वो पूरी कौम ने उसको अप्रिशिएट किया कि हम ये समझते हैं कि इस वक्त कोई जीत हार की तो बात ही हमारा थोड़ी है सर, ये तो मैंने आपको बताया ना, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। मैं वही कह रहा हूँ कि DGISPR साहब एक सरकारी मुलाजिम है ना, वो तो अवाम के पैसों, टैक्स के पैसों से वो तनख्वाह लेते हैं, तो वो सरकारी मुलाजिम ही है, एक फौज के मुलाजिम है। उनको इस तरह की स्टेटमेंट मुंतखब नुमाइंदों के बारे में से नहीं देनी चाहिए, और जो कि फिर एक आपके अगेंस्ट एक सेंटिमेंट जब बिल्ड हो जाते हैं तो फिर गिले भी यही होते हैं कि जी हमारी नैरेटिव बिल्ड नहीं हो रही। तो उस हवाले से मैंने बात की। दूसरा जो कोर कमांडर साहब आए हैं, क्यों आए हैं? वो सूबे के वजीर आला, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को मुबारकबाद देने आए, किस वजह से आए हैं वो आपको वो खुद ही बताएंगे। मेरे ख्याल से उनसे पूछना चाहिए। हम तो पठानों का, तो पख्तूनों का तो हमारा मुलाकात का जो मतन है वो तो पता होगा आपको। कि मैं आपको वही बता, पख्तूनों की हमारी रिवायात है, कोई हमारे घर आ जाए, सबसे बड़ा मुखालिफ भी हो हमारा, खुदा ना खास्ता दुश्मन भी हो, हमारे घर आता है तो हमारे सर आंखों पर वो बिठाया जाता है। और वही किया सुहेल आफरीदी ने। कोर कमांडर साहब आए, उनको वेलकम भी किया, उनको उनकी मेहमान नवाजी भी की, जो कि हमारी रिवायात का हिस्सा है। अब वो क्यों आए, किस वजह से वो हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी, मेरे ख्याल से वो आपको खुद ही जवाब दे पाएंगे। हमारे एंगल पे जो हमारी रिवायात हैं, वो सियासी हैं या पश्तूनवली हैं, वो हमने फॉलो की और उसके ऊपर हम हजारों साल से कारबंद है और सर कोई बैकडोर डील तो नहीं हो रही है? बैकडोर डील नहीं हो रही कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान बंगश साहब, आपका, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, बात सिर्फ नई काबीना, नए दावों या पुरानी कामयाबियों की नहीं है। असल सवाल कल के खैबर पख्तूनख्वा का है। एक तरफ उम्मीदें, दूसरी तरफ शदीद बेचैनी है। ताकत के मराकज़ अलग बात कर रहे हैं, सियासी बयानियाँ अलग सिम चल रहे हैं, और दरमियान में वही अवाम खड़ी है जो अमन, रोजगार और इस्तेहकाम के सिवा कुछ नहीं मांगती। गंडापुर के दावों में या ख्वाजा आसिफ के एतराज़ात, अगर सियासत ज़ाती बयानियों के बजाय ज़मीन पर मौजूद खतरात को नज़रअंदाज करे तो नुकसान सिर्फ एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का होता है। दुआ यही है कि फैसले अना से नहीं, अवाम के मफाद से हों और खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर अमन, तरक्की और यकजहती की राह पर वापस आए। यही उम्मीदें, यही पैगाम याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।